गुड मॉर्निंग बेटा। पिछली हमारी जो क्लास लगी थी उसमें हमने पाठ 12 जो कंचा वाला चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था ना। मुझे आशा है कि आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी जो है उसके कॉपी में कंप्लीट कर लिए होंगे। ओके, और जो भाषा की बात में केवल 2 मुहावरे हैं, तो मुहावरों के अर्थ आप याद कर लीजिए और मुहावरों के जो वाक्य प्रयोग हैं वो आप चाहे तो कॉपी में डाउन कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप बुक से ही लर्न कर लीजिए। ओके, आज हम पाठ 13 देखिए एक तिनका, इसको हम देखते हैं और जिसका पार्ट 1 मतलब जो भावार्थ है आज उसको हम देखेंगे। तो हिंदी की जो बुक है वो ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 99 जो चैप्टर है, और इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नाम की जो उनको उपाधि दी गई थी, उपाधि मिली थी, है ना। अयोध्या सिंह उनका नाम था पूरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब हम ये जो कविता है उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए कवि के अनुसार जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर देखेंगे कि मैं जो लिखा हुआ है ये वर्ड या शब्द हम किसको बोलेंगे ना, ये अपने आप में पूर्ण शब्द है, इसको हम अक्षर नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि इसमें मात्रा भी लगी है और चंद्रबिंदु का प्रयोग भी किया गया है ना। तो ये क्या है, मैं मतलब खुद, यदि व्यक्ति मैं बोलने लगता है ना, हम पर्टिकुलर अपने लिए शब्द मैं यूज़ करते हैं तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन जब हम मैं करके बोलते हैं यानी कि कोई स्पेशल पर्सन जो क्या कर रहा है अपने एक घमंड भरी आवाज़ में ना, घमंड भरी बातों में कुछ कहना चाह रहा है, उसकी आवाज़ में जैसे ही उसने मैं से स्टार्ट किया, कवि ने यहाँ पर यही बताया है कि जैसे उसने मैं से स्टार्ट किया उसका जो एक घमंड पूर्ण है ना या गर्व से भरा हुआ जो शब्द है या जो कहने जा रहा है वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। यह कवि किसी और व्यक्ति या हमारे जैसे, है ना, हमारे जैसे अन्य व्यक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ मतलब हम किसको बोलेंगे, ऐठना मतलब इतराना, है ना, अपने ऊपर घमंड करना, इतराना। तो घमंड से इतरा रहा था, है ना। क्या हुआ था, बैठा हुआ था। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, छत की जो मुंडेर है उस पर मैं घमंड से भरा हुआ खड़ा था, है ना, छत की मुंडेर पर से झांक रहा था और कई अन्य बातें जो है वो सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना, मेरी स्थिति अच्छी है या मैं यहाँ पर हूँ, आज मेरे पास चीज़ की कोई कमी नहीं है, तरह तरह की जो बातें हैं। घमंड में व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। तो कवि बोल रहे हैं कि वह भी जो है ऐसे ही मुंडेर पर खड़ा हुआ था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ, मतलब कुछ चीज़ है जो आई, वो क्या बोल रहे हैं, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, है ना। उड़ते उड़ते क्या होगा, एक जो तिनका है वो उनकी आँख में आकर लगा जोर से, है ना। और हम क्या करते, जैसे ही आँख पर कुछ भी आ गिरता है ना, आँखों में कुछ कचरा ही चला जाता है, इतना सा कचरे का कण, इतना सा छोटा सा भी, तो हम क्या करते हैं, आँखों को मसलने लगते हैं ना, आँखें दर्द होने लगती है और घबरा जाते हैं एकदम से कि पता नहीं अचानक क्या हो गया। तो उसी प्रकार से कवि भी यही बोल रहे हैं, है ना, कि मेरी आँख में जब तिनका आ पड़ा तो मैं एकदम से घबरा गया, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, झिझक उठा मतलब वही घबरा उठा और मुझे बेचैनी होने लगी, बेचैन सा होने लगा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी। और क्या हो गई, आंखें लाल हो गई और लालपन के कारण और कुछ चीज़ के गलने के कारण दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, हम ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ कपड़ा, सूती कपड़ा, रुमाल जैसा, उसको क्या करो, मुंह की जो भाप आती है ना, अपन भाप से और फिर क्या करते हैं, आंखों पर ऐसे रखते हैं, तो उसकी जो आंखों की जलन है वो हमको ऐसे लगती है कि थोड़ी सी कम हो गई है ना। घरेलू जो उपचार है वो हम करने लगते हैं। तो क्या हो गई, उनकी आंखें दुखने लगी, तो लोग कहने लगे कि ऐसे कपड़ा लेकर आंखों में गर्म भाप दो, उससे क्या होगा, थोड़ा सा जो दर्द है वो कम हो जाएगा। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, ऐंठ बेचारी मतलब जो मैं अकड़ रहा था, है ना, जो मेरी अकड़ में बैठा था, जो मैं इतरा रहा था, वो कैसी होने लगी, दबे पाँव भागने लगी। मतलब क्या हो गई, जो मेरी अकड़ है वो धीरे धीरे ही अपने मन से ही जाने लगी, क्योंकि मैं इतना घबरा उठा था। और क्या हुआ था, मुझे लोगों की आवश्यकता ही अचानक से लगने लगी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं पड़ रहा था। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, है ना, जब किसी ढब से मतलब किसी भी तरीके से, है ना, लोगों के द्वारा या मैंने लोगों की बात सुनी होगी, है ना, तो इस तरीके से जब तिनका मेरी आँख से निकल गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए। समझ मतलब अपनी जो अकल है, अपनी समझ है, उसने मुझे ताने दिए, मतलब उसने बोला कि ऐठता तू किस लिए इतना रहा,
तू इतना घमंड में क्यों बैठा है, तू इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है और किसे दिखा रहा है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मतलब तुझे नीचे गिराने के लिए, तेरी समझ वापस लाने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है ना, तेरी अकल वापस लाने के लिए एक तिनका ही काफ़ी। तो यहाँ पर जो कवि है वह अपने माध्यम से दूसरों को यह सीख दे रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि घमंड का सिर जो होता है हमेशा नीचे होता है। घमंड का उत्तर ईश्वर किसी न किसी दिन उस व्यक्ति को ऐसा गिराता है कि उसको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि वह किस पर घमंड कर रहा था और क्यों, है ना। यदि छोटी छोटी बातों से, जीवन में छोटी सी बातों से यदि हम इस प्रकार का उदाहरण जो कवि ने हमको कविता के द्वारा समझाया है, यदि हम अपने ऊपर लेते हैं तो हमको भी ये चीज़ समझ में आ जाती है ना। तभी यह कहावत कही गई है और बड़े बुजुर्गों ने भी यह बोला है कि केवल दुख के समय ही नहीं, है ना, दुख के समय ही नहीं, अभी तो दुख और सुख सभी परिस्थितियों में हमको क्या रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको दोहों के माध्यम से भी ये बात समझाई थी कि मनुष्य को सभी परिस्थितियों में एक समान रहना चाहिए। जैसे कोई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि जब काम पड़ता है, दुख पड़ता है तो राम राम का सुमिरन करते हैं, ईश्वर को भजते हैं, भजन करते हैं, लेकिन वास्तव में जब उनको आवश्यकता होती है तब क्या होता है, वह जब उनके सुख के दिन चलते हैं तो ईश्वर को कोई याद नहीं करता, है ना। ये उदाहरण इस जो कविता है, जो कवि समझाना चाहते हैं उससे बहुत मैच खाता है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, घमंड में बैठा हुआ है, उसके पास सब कुछ है ना, उसको अभी दूसरे की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है ना, और ना ही कोई सहानुभूति यदि कोई से देखने जाता है, यदि वह किसी से भी टकराता है तो अपने आप दूसरों को तुच्छ समझने लगता है कि वह क्या है, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत छोटा है ना, उसको यह समझ नहीं है ना, उसको ये अकड़ नहीं है, क्योंकि उस समय क्या है, वो अपनी अकड़ में, अपने घमंड में ही बैठा है। लेकिन जब किसी दिन उसको ऐसा एहसास हो जाता है, जैसे कवि ने यहाँ बताया कि एक तिनका ही उसको हिलाने के लिए, उसको घमंड को कम करने के लिए काफ़ी है। एक तिनका जैसे उसके आँख में आकर गिर पड़ा और वो क्या होगा, एकदम से घबरा गया, और ऐसे समय उसको क्या होने लगी, दूसरों की आवश्यकता, है ना, क्योंकि उसके दुख तकलीफ को कम कौन करेगा, वो अकेला तो करने से रहा, और ऐसे में क्या होने लगता है, उसको उस चीज़ का एहसास होने लगता है। तो यहाँ पर जो कवि है वो यही बता रहे हैं कि कभी भी हमको घमंड के जो बोल है वह नहीं बोलना चाहिए, है ना, और अपनी जो अकड़ है उसको नहीं दिखाना चाहिए। पेज नंबर 100, यहाँ पर प्रश्न अभ्यास लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है कविता से। तो यहाँ पर 4 जो पंक्तियाँ हैं उसके क्या करना है, हमको भावार्थ लिखने हैं, और बाकी के जो है सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हैं। तो क्वेश्चन आंसर में ये जो 4 लाइन कविता की पंक्तियाँ हैं, तो इसको आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपकी जो बुक है उसी में इसका जो सॉल्यूशन है वो दिया गया है ना, बुक में ही इसका जो भावार्थ संदर्भ प्रसंग करके लिखा हुआ होगा, तो आप इसको अपनी जो कॉपी है उसमें नहीं करेंगे, लेकिन जो अंतर दिया गया है यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं अनुमान और कल्पना में क्या बताया गया है। तो अनुमान और कल्पना में देखिए यहाँ पर मैं शब्द से आरंभ किया है। मैं मतलब अपने आप को ही सर्वस्व, है ना, अपने आप में ही सब कुछ समझना, अपने आगे किसी दूसरे की गिनती तुच्छ के बराबर करना। तो यहाँ पर ये लिखा है कि कविता में कवि ने मैं से आरंभ किया है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। तो कवि का यह जो संकेत है, मैं, कविता पढ़ने वालों से भी जुड़ सकता है, और तब उसको यह अनुभव होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति उसमें जो अपनी बातें बता रहा है, जैसे मैं स्वयं आपको जैसे कविता समझा रही तो मैं करके बोल रही हूँ, लेकिन जब आप ये कविता पढ़ेंगे तब आप खुद को वहाँ पर रखेंगे, मतलब मैं करके जब आप कविता पढ़ेंगे तो कविता में मैं की जगह वह या कोई अन्य नाम लिख दिया जाता तो कविता में वास्तव में कोई बदलाव आ जाता, और कवि जो वास्तव में जो बात कहना चाह रहे हैं ना, जो कहना चाह रहे हैं वह इतने अच्छे से व्यक्ति को समझ में नहीं आता, है ना। अब प्रश्न दूसरा जो दिया है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, तब समझ ने मुझे यो दिए ताने, है ना। तो इन जो पंक्तियां हैं इसमें कवि क्या बता रहे हैं कि इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। तो कल्पना कीजिए कि यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में 2 पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता। तो ये तो हम अनुमान और कल्पना ही लगाना है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग 1 से अधिक बार किया गया है, तो इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी पर आपको प्राप्त करना है। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश। उठा बबूला प्रेम का, है ना, तिनका जो है आकाश में उड़ गया, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। मतलब तिनका जो है उड़ के ऊपर चले गया था, वो कैसा हो गया, तिनका तिनका मतलब अपने आपस में टूट गया,
और तिनका तिनके पास, मतलब और जो है जिसके पास ही रह गया। आपकी बुक में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाषा के बाद दिया हुआ है, देखिए किसी ढब से निकलने का अर्थ है किसी ढंग से, है। ढब का मतलब यहाँ ढंग या तरीका है। तो ढब जैसे कई वाक्यांश से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। तो ये अलग अलग जो ध्वनियाँ हैं इस तरीके की बताई गई है। तो ये ध्वनियों को हमको खाली स्थान जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, है ना, उसमें भरना है। जैसे मेंढक पानी में डैश कूद गया, तो क्या आएगा, छप से, है ना, क्योंकि पानी के में कूदने की आवाज़ इस प्रकार से आती है। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद डैश चू गई, क्या हो गई, टप से, है ना। शोर होते ही चिड़िया डैश उड़ी फुर से, ठंडी हवा डैश गुजरी सन से, है ना, और मैं ठंड में थर से काँप गया। इस तरीके से जो है वह हमको यहाँ बनाने के लिए दिया गया था। तो आज जो है हमारा ये पाठ कौन सा है, 13 तिनका। ये तिनका वाला जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रश्न अभ्यास में जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपकी जो समझ से आप उसको लिख लेंगे ना, जैसे आपको करने के लिए दिया गया है सेम ऐसे। यदि संदर्भ प्रसंग आता है कविता का भाव लिखना तो आप उसमें नहीं लिखेंगे, केवल प्रश्नों के उत्तर है आपको वही डाउन करना है ना। अगली कक्षा में हम अपना जो पार्ट 14 है ना, चैप्टर 14 खान पान की बदलती तस्वीरें, इसको समझेंगे।